नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज से हम रिवीजन करने वाले हैं घटना चक्र जीएस का। और घटना चक्र जीएस का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज ये पार्ट 1 है और इसी तरह हम सारे चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे आप लोगों को। तो पर डे तो नहीं, हफ्ते में 1-2 दिन हम इसका रिवीजन करवाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सी जगह पर जो हड्डी से निर्मित आभूषण हैं वो प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में? बताइए। तो सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं या महदहा से या लेखिया से या चौपानी मांडो से? बताइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले क्या होता था, महदहा इसका सही जवाब लगाते थे, लेकिन अब ये सराय नाहर भी इसका आंसर हो जाता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, यानी कि सराय नाहर से भी मिले हैं और महदहा से भी मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती। बताइए। तो हम सभी को मालूम है कि जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है वो कहाँ से, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ की फेमस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या दिया गया है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने क्या किया, जो नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और कारण इसका क्या बताया गया है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि भूतकाल भूतल जो काल था उसके अंत में क्या हुआ था, सूखे के कारण जो विंध्य क्षेत्र में था वो भोजन की कमी आ गई थी। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी आ गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो लोग थे वो गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास कर गए थे। तो यहाँ पर जो पहला कथन वो तो एकदम सही है। कारण इसका बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। शुष्कता का चरण मतलब वही सूखे का। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी करते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। कीजिए व्यवस्थित। तो पश्चिम के पूर्व में अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर अगर मैदाहा से अगर हम शुरुआत करें तो मैदाहा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है ये मैदाहा। ठीक है, और अगर बीरभानपुर की बात करें तो बीरभानपुर कहाँ, ये तो वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। और फिर लेखिया है। लेखिया कहाँ पड़ता है? लेखिया भी हमारे कहाँ, मिर्ज़ापुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मिर्ज़ापुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ये मिर्ज़ापुर हो गया। बचा पैसरा। पैसरा कहाँ है? बिहार में। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में। तो यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है, तो पूर्व में हमारे बिहार पड़ेगा। तो पश्चिम से शुरुआत करते, यानी कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे मैदहा से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैदहा से। तो यानी कि चार, सबसे पहले क्या होगा? चार।
तो यहाँ पे 4 किस किस में है, एक तो ए में है और एक सी में है। उसके बाद क्या आएगा, मैदहा के बाद क्या आ जाएगा आपका लेखिया, जो कि कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में लेखिया आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा पैसरा, जो कि बिहार में है। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, बीरभानपुर। यानी कि 4 2 1 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 2 1 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ दिया गया है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, और एक तरफ उनसे जो नदियां हैं उनके किनारे वाली वो दी गई हैं। बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था, वो है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। कहाँ था, घग्गर नदी के किनारे। लोथल की यदि बात करें तो लोथल कहाँ पर था, ये भोगवा नदी के किनारे था। और रोपड़, रोपड़ यानी कि सतलज नदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 1 4 क्या हो जाएगा, 3 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था। बताइए कि जो विशाल स्नानागार था वो कौन से पुरातत्व स्थल में पाया गया था। रोपड़ में पाया गया था, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, या फिर कालीबंगा में पाया गया था। बताइए, तो ये कहाँ पर पाया गया था, जो सैंधव सभ्यता का महान जो स्नानागार था उसका साक्ष्य कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ पर, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, या फिर अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। नीचे कूट दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको सही जवाब चुनना है। बताइए, तो जो सिंधु घाटी की विशेषता है, एक तो ये सभी को पता है कि उसका जो है नगर नियोजन माना जाता है कि वो नगरीय एक सभ्यता थी। ठीक, नगर और कस्बे एक निश्चित योजना योजना के अनुसार यहाँ पर बसाए गए थे। साथ ही जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, यानी ये भी हमारा सही है। ठीक है, और बात करते हैं अगर कृषि की, तो कृषि संबंधित कार्य के लिए साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं, और उद्योग वगैरह भी, ईंट के भट्ठे हो गए, मनके का कारखाना होगा आदि जो उद्योग है उसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, तो जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सारी चीज़ें मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आर ओ आर 2013 में पूछा गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं किसी न किसी ईयर में पूछे ही गए हैं, वो चाहे आर ओ का एग्ज़ाम हो, या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर यूडीए एलडीए का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, तो हम सभी को पता है ये कौन सा है, धौलावीरा है। कौन सा है, धौलावीरा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, यानी कि हाथी दांत का पैमाना इनमें से कौन सी जगह पर मिला है। बताइए, कालीबंगा से मिला है, लोथल से, धौलावीरा, या फिर बनवाली से मिला है। बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता जो भारत की प्राचीन सभ्यता थी हम सभी को पता है। और अगर हड़प्पाई संदर्भ में बात करें हाथी दांत के पैमाने की, तो ये कहाँ से मिला है, ये हमें मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सही सुमेलित करना है इसमें। कह रहा है एक तरफ स्थान दिए गए, दूसरी तरफ उनके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम दिया गया है। तो सही सुमेल करके बताइए। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, बात करें हस्तिनापुर की, तो हस्तिनापुर की खोज किसने की थी,
तो बीबी लाल ने की थी। ठीक है, हस्तिनापुर से बीबी लाएंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तक्षशिला, तो तक्षशिला जॉन मार्शल। तो तक्षशिला कैसे याद रखेंगे, जैसे तक्षशिला में ये सल्जम वाला जो सा है, और जॉन मार्शल में भी सल्जम वाला सा है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। बात करें कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी की खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी। किसने किया था? एनजी मजूमदार। ठीक है, इसको एक से मिलाएंगे, तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 3। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4, 2, 1। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है, कि उत्तर से दक्षिण का इसमें सही क्रम क्या होगा, बताइए। ये सभी जो अमेरिकी सभ्यताएं दी गई हैं, ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जो एजटेक सभ्यता है, ठीक है, जो एजटेक सभ्यता है वो कहाँ पर इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार आपको मिलेगा मध्य मैक्सिको में। कहाँ पर मिलेगा? मध्य मैक्सिको में मिलेगा आपको। कहाँ पर? मैक्सिको में। और अगर हम बात करें माया की, तो माया का कहाँ मिलेगा? इसका विस्तार मिलेगा मेजो अमेरिका के दक्षिणी भाग, यानी कि दक्षिण मैक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला तक मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें मुइस्का की, तो मुइस्का कहाँ पर मिलेगा? ये कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत था। ठीक है, और जो इंका सभ्यता का विस्तार है, ये दक्षिण अमेरिका, ठीक, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में उत्तर के क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। ठीक है, तो ये था इनका स्थान। और अगर हम अब इसको उत्तर से दक्षिण की ओर अगर लेकर चले, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एज़टेक आ जाएगा। क्या आएगा? एज़टेक आएगा। उसके बाद क्या आएगा? माया, फिर मुइस्का, फिर इंका, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है। सबसे पुराना वेद हम सभी को पता है, ये कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो मिलान का है, और आपको बताना है, एक तरफ वेद दिए गए हैं और एक तरफ उनका, उनमें जो वर्णन है उसका दिया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मिलाइए। तो हम सभी को पता है, जो ऋग्वेद है उसमें किसका वर्णन होता है, बताइए। इसमें होता है स्रोत और प्रार्थनाओं का। ठीक है, इसका वर्णन होता है स्रोत और प्रार्थनाओं का। तो स्रोत और प्रार्थनाएं हो जाएगा 4 नंबर में। क्लियर है? बात करें अगर हम यजुर्वेद की, तो इसमें कर्मकांड वगैरह होता है। ठीक है, तो यजुर्वेद किस में हो जाएगा? कर्मकांड। सामवेद हम सभी को पता है संगीत का, तो सामवेद को हम मिलाएंगे 1 में। बच गया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में तंत्र वंत्र वशीकर जादू टोना वगैरह होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमारा हो जाएगा 4। ठीक, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और फिर 3। 4, 2, 1, 3, ये कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा हमको? पहले ही ऑप्शन में ये मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है ऋग्वेद क्या है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ऋग्वेद क्या है, बताइए। ये अब आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ऋग्वेद क्या होता है? ये स्त्रोतों का संकलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में प्राप्त होता है?
बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, बताइए कौन सा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में। इसमें हो जाएगा कठोपनिषद में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। आपको सही जवाब बताना है, क्या होगा। संस्कृत में लिखी गई थी, उर्दू में, पाली में, हिंदी में, किसमें लिखी गई थी बताइए। ये किसमें लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत में। ठीक है, किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदू पौराणिक जो कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें रस्सी का काम कौन से सर्प ने किया था, आपको बताना है। ठीक है, कालिया ने किया था, वासुकी ने, पुष्कर ने, या शेषनाग ने। तो हम सभी ये जानते हैं, बचपन से देखते भी आए हैं। तो कौन से सर्प ने यहाँ पे रस्सी का काम किया था? तो वो था वासुकी। कौन था? वासुकी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता का संबंध कौन से वेद से है, बताइए। होता किसको बोला जाता था, ये भी क्वेश्चन आता था। तो जो ऋग्वेद में होता किसको बोलते थे? जो पुरोहित लोग होते थे। ठीक है, पुरोहित जो पूजा पाठ वगैरह करवाते थे उन्हीं को क्या बोलते थे? होता बोलते थे। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? ये ऋग्वेद से। ठीक है, इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, अघन्या किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और रट भी गया होगा आप लोगों को। तो ये किसको कहा जाता है? ये गाय के लिए बोला जाता है। ठीक है, गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि जीविकोपार्जन है तो वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक वो क्या कहलाता था। ठीक है, जो वेदांग को पढ़ाता था अपने जीविका उपार्जन के लिए, मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए, उसको क्या बोलते थे? उसको आचार्य बोलते थे, या अधर्वयु बोलते थे, उपाध्याय, या फिर पुरोहित बोलते थे, बताइए। तो आचार्य तो गुरुकुल की स्थापना करके शिष्यों को पढ़ाते थे, कोई शुल्क वगैरह नहीं लेते थे। ठीक है, और बात करें अगर हम अधर्वयु की, तो ये कौन होता था? ये जो यजुर्वेद के कर्म कांड को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते थे उनको बोलते थे। ठीक है, और जो पुरोहित है उनकी बात हमने अभी कर ही ली, जो ऋग्वेद में पूजा पाठ वाले थे। अगर हम यहाँ उपाध्याय की बात करें तो उपाध्याय वही होते थे जो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु क्या करते थे? वेद वेदांग पढ़ाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो गोपथ ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ब्राह्मण वैसे तो कई हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे गोपथ ब्राह्मण के बारे में बताना है। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है अथर्ववेद से। ठीक है, किससे संबंधित होता है? अथर्ववेद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आप लोगों ने ऐत्रेय ब्राह्मण का नाम सुना होगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित होता है? ऋग्वेद से संबंधित होता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित होता है? ऋग्वेद से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। जो महाभारत है वो मूल रूप से किस रूप में जानी जाती थी, आपको बताना है। तो बृहत कथा के नाम से जानी जाती थी, ब्राह्मण के बृहत संहिता, या फिर जय संहिता के नाम से जानी जाती थी, बताइए। तो यहाँ पर महाभारत को मूलतः किस नाम से जाना जाता था? वो हो जाएगा जय संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि जो लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। यानी कि हमें कौन से अभिलेख से पता चलता है कि जो बुद्ध हैं उनका जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी था। ठीक है,
मौर्य वंश से पता चलता है, शुंग से, सातवाहन से, या फिर कुषाण वंश से? बताइए। तो मौर्य वंशी ये शासक जो अशोक थे, उनका जो रुमनदेही अभिलेख था, उसी से ये हमें पता चलता है कि जो बुद्ध हैं, शाक्य मुनि बुद्ध हैं, उनका जन्म क्या था? लुम्बिनी था। ठीक है, ये रुमनदेही अभिलेख से हमें पता चलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? वही जो अभी हमने बताया ऊपर। ठीक है, तो ये उसी का एक तरीके से बदल के आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? रोमन दे दे अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते थे, उनका क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। ठीक है, त्रिरत्न का मतलब त्रिपिटक होता था, या फिर बुद्ध धम्म संघ होता था, या शील समाधि संघ होता था, या फिर सत्य अहिंसा करुणा होता था? तो क्या होता था? बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, आपको बताना है जो बुद्ध कौशाम्बी जब आए थे तो उस समय किसका शासन था, वहां पर कौन से राजा थे? शतानीक थे, उदयन थे, बोधि थे, या फिर निचच्छू थे? बताइए, किसके काल में आए थे? हम सभी को पता है कि ये उदयन के, किसके? उदयन के, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। जो उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम बिहार बौद्ध भिक्षु भिक्षु जो संघ को दान किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसी एक ने किया? कौन सा इसमें है जिसने इसका संचालन किया था? बताइए, आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, या फिर उपाली? जवाब दीजिए। तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी, वो जो बुद्ध बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, उसी के तुरंत बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ये भी पूछा जाता है कौन सी गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध, तो ये सप्तपर्णी, ठीक है, राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा थी वहां पर हुआ था। ठीक है, तो सप्तपर्णी गुफा में इस समय मगध का जो अगर शासक की बात करें तो शासक कौन था? तो शासक था अजात शत्रु। ठीक है, शासक कौन था? अजात शत्रु था। लेकिन यहाँ पे शासक नहीं पूछा गया, संचालनकर्ता पूछा गया, तो संचालनकर्ता कौन था? महाकश्यप था। ठीक, यानी कि अध्यक्ष कौन था उसका वहां पर? महाकश्यप था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर नहीं, सॉरी, किसके शासन काल में हुई थी ये बताना है आपको। किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के, अशोक के, हर्षवर्धन, या फिर मेनांडर के? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वो भी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है द्वितीय जो बौद्ध समिति है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपको बताना है, राजगृह में हुआ था, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या फिर काशी में हुआ था? बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम सभी को पता है कि जो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा है वो कालांकित है? कौन से काल, सॉरी, कौन से काल से कालांकित है? मतलब किसके काल में बनाई गई थी? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, या फिर राजपूत काल से? तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली ये जो है वो कहाँ की है? सारनाथ की है बुद्ध जो थी, और वो ये किससे संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और ये है कहाँ? ये सारनाथ से जो मिली है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? अंतिम व्यक्ति को आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे पहला नहीं अंतिम पूछा है। आनंद था, वसुमित्र था, गोसाल था, या सुभद्र था? तो कौन था यहाँ पे? सुभद्र
वो अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगले क्वेश्चन पे, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? जो नागार्जुन थे वो कौन से बौद्ध संप्रदाय के थे? ठीक है, बताइए। सौतांत्रिक थे, वैभाषिक, माध्यमिक या फिर योगाचार से थे? ठीक है, बताइए कौन से थे? ये किससे थे? ये माध्यमिक से थे। किससे थे? माध्यमिक से। और माध्यमिक को हम शून्यवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यवाद भी इसको बोला जाता है, माध्यमिक को। तो अगर माध्यमिक न लिख के आए, शून्यवाद लिख के आए, तो शून्यवाद पे हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, अभी ऊपर हमने बताया था सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? बताइए सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा हमने अभी ऊपर बताया कहाँ स्थित है, राजगृह में स्थित है। कहाँ पर? राजगृह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्र ग्रह स्थित है? बताइए चैत्र ग्रह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो चैत्य चैत्य है, ये चैत्य। ठीक है, चैत्य ग्रह कहाँ पर स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या बेडसा में? तो ये कहाँ पर स्थित है? जो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत है वो कार्ले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कार्ले में। और कार्ले कहाँ पर है? कार्ले आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि कार्ले कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में? जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ में। कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित था। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मेल करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ आचार्य दिया है, एक तरफ उसके सिद्धांत दिए गए हैं। आपको सही कूट मिलान करना है। जैसे लकुलिस दिया गया है, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल। अब आपको इनके सिद्धांतों से मैच करना है। ठीक, तो अभी ऊपर हमने नागार्जुन को पढ़ा था। सबसे पहले नागार्जुन को ही मैच कर लेते। नागार्जुन किससे थे? शून्यवाद से थे। किससे थे नागार्जुन? शून्यवाद से थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लकुलिस की बात करें तो लकुलिस किससे थे? पाशुपत से थे। ठीक है, लकुलिस किससे थे? पाशुपत से थे। और भद्रबाहु की बात करें, भद्रबाहु भी आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जैन सिद्धांत से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये जैन से हो जाएंगे। और गोसाल आजीवक संप्रदाय से। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 2 4 1। क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्ता, पालाशिनी या फिर गंगा या ऋतुपालिका? तो ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये कौन सी नदी थी? ये ऋतुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? ऋतुपालिका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में लगभग ये पूछा जाता है। तो ये सारनाथ को बोला जाता है, कौशाम्बी को, कुशीनगर या देवीपाटन को बोला जाता है? तो ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है कौशाम्बी को। ठीक है, किसको बोला जाता है? कौशाम्बी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नैनार कौन थे? आपको बताना है कि जो नैनार हैं वो कौन थे, कौन से संप्रदाय से थे ये, या कौन से भागवत धर्म से थे? तो ये शैव से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? शैव से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? शैव धर्म।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? आपको बताना है 7, 8 या फिर 9, 10। बताइए, जो भक्ति के रूप होते थे उनकी संख्या कितनी है? तो जो भागवत संप्रदाय में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति की बात की गई, किसकी बात की गई है? नवधा भक्ति की। तो नवधा का मतलब 9 से याद रखिएगा। नवधा मतलब 9, यानी कि 9 भक्ति रूप थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का निवासी था? बेसनगर में हेलियोडोरस का जो उल्लेख है वो कहाँ का निवासी था? आपको बताना है। पुष्कलावती से था, तक्षशिला से था, या साकल, या फिर मथुरा से था? कहाँ से था? तो ये था तक्षशिला से। कहाँ से था? तक्षशिला से था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? सागर से पृथ्वी को उद्धार करते हुए ये कब किया था? जब दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करना था। ठीक है, तो कौन सा रूप धारण किए थे जो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए? तो ये वाराह का रूप धारण किए थे। ठीक है, किसका रूप धारण किए थे? वाराह का रूप धारण किए थे। ठीक है, और पृथ्वी को चंगुल से मुक्त कराए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये भगवान राम, भगवान विष्णु, या फिर भगवान जगन्नाथ? तो हम सभी सभी को पता है कि जो उड़ीसा की जो पूरी रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? कौन से अभिलेख में राजा नंद का उल्लेख मिलता है हमें? बताइए। तो जो कलिंग के चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था, शासक, कौन था? खारवेल था। ठीक है, इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और जो नंद वंशीय शासक हैं महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर जो खुदवाई थी उन्होंने, इसका भी उल्लेख इसी में किया गया है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? क्या जाना जाता था? तो अपरो परशुराम के नाम से मगध का कौन सा सम्राट जाना जाता था? बताइए। तो ये कौन था? ये महापद्मनंद को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? महापद्मनंद को। ठीक है, महापद्मनंद इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वो कौन था? ठीक है, 3 ऑप्शन नीचे ऊपर दिए गए, एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। तो बिंबिसार था, चंडप्रद्योत था, प्रसेनजित था, या फिर उदयन था? तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। जल्दी जवाब दीजिए। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। उस समय जो राजा था वो कौन था? बिंबिसार था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। राज्य और राजधानियां दी गई जो महाजनपद थे उनके। अंग की कह रहा है चंपा है। ठीक है, कौशल की कह रहा है अहिछत्र है, वत्स की कह रहा है कौशाम्बी है, मत्स्य की विराटनगर है। अब बताइए आप। कौशल की हम सभी को पता है कौन सी राजधानी है? श्रावस्ती। ठीक है, और इसकी एक राजधानी साकेत भी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कौशल की राजधानी अहिछत्र अहिछत्र ना होकर कौन सी है? श्रावस्ती या फिर साकेत। ठीक है, और अहिछत्र की बात करें तो वो किसकी है? तो वो पांचाल की राजधानी थी। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। चंपा किस महाजनपद की राजधानी? अभी हमने ऊपर देखा कि जो चंपा है वो
किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो अंग देश की, ठीक है, अंग की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजपुर, हाटक, यहाँ भी राजधानियां दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए। तो जो कंबोज है उसकी राजपुर हाटक एकदम सही दिया है। अस्मक की कह रहा पाटिल या फिर पोतन, ये भी एकदम सही है। ठीक। कौशल की श्रावस्ती हमने अभी ऊपर बताई। सूरसेन की कह रहा है कि मथुरा, ठीक है, लेकिन सूरसेन किसकी थी? सू, सॉरी सूरसेन की कौशाम्बी दे रखा, जो कि गलत है। सूरसेन की क्या होती है? सूरसेन की होती है मथुरा, ठीक है। क्या होती है? मथुरा राजधानी होती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? गलत हो जाएगा सूरसेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? आज का लास्ट क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 जो महाजनपद थे वो हमारे उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। 8 महाजनपद में से कौन कौन से थे? तो कुरु था, पांचाल था, काशी था, कौशल था, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 महाजनपद थे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो